This is an ABP Life podcast. गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। गुजरात में फिर बीजेपी की सरकार बनी है। वहीं हिमाचल प्रदेश की जनता ने बीजेपी को सत्ता से बाहर करते हुए कांग्रेस को मौका दिया है। दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। गुजरात में बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की है, वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बहुमत मिल गया है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ कुल 68 विधानसभा सीट हैं। इसमें से कांग्रेस ने 40, भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुए हैं। गुजरात की बात करें तो यहाँ कुल 182 विधानसभा सीट हैं। इसमें से 156 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, वहीं कांग्रेस सिर्फ 17 सीटों पर सिमट गई। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को बस 5 सीट मिली है। वहाँ 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली है। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आखिर कौन जीता? गुजरात और हिमाचल इलेक्शंस में किसको हुआ नुकसान? 2024 के लोकसभा चुनाव में आखिर किसको फायदा होगा? ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानेंगे अभी इसी वक्त आज के FYI में। नमस्कार, मैं मानसी हूँ आपके साथ और मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट विजय विद्रोही। वेलकम टू ABP लाइव पॉडकास्ट। गुजरात में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत हुई है और हिमाचल में कांग्रेस लौट आई है, रिवाज टूटे हैं। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस में से कौन सी पार्टी कमजोर या ताकतवर हो रही है? आंकड़ों के हिसाब से तो 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने थे। दोनों राज्यों में बीजेपी थी। बीजेपी ने एक राज्य लूज कर दिया तो 1-1 ड्रॉ हो गया। क्या ये माना जाए? या ये माना जाए कि बड़ी खबर है बीजेपी का गुजरात पर कब्जा करना, 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी को पार करके कब्जा करना, प्रधानमंत्री मोदी के नाम का गजब जादू चलना और रिकॉर्ड बनाना। जो माधव सिंह सोलंकी का 1990 का रिकॉर्ड था, उसको बीजेपी ने तोड़ा। 150 प्लस सीटें क्रॉस की, जिसकी उम्मीद शायद बीजेपी के नेता भी नहीं कर रहे थे। तो सबसे बड़ी कामयाबी, और इसमें आम आदमी पार्टी का भी कोई रोल नहीं है। कांग्रेस का 27% और आम आदमी पार्टी का 13% वोट जोड़ दे तो 40% बनता है और बीजेपी अकेले 53% वोट लेके गई है। ये भारतीय राजनीति में चमत्कारिक चुनाव है और मुझे लगता है कि इसकी तुलना किसी अन्य राज्य के विधानसभा चुनाव से की ही नहीं जा सकती। आम आदमी पार्टी को आप क्या नेशनल पार्टी के रूप में देखते हैं? देखिए, चुनाव आयोग के अनुसार जो उनकी शर्तें हैं उसमें से एक शर्त तो पूरी कर ली आम आदमी पार्टी ने कि 4 राज्यों के असेंबली इलेक्शंस में टोटल वैध मतों का 6% आपको मिलना चाहिए तो आप राष्ट्रीय पार्टी बन जाएंगे। तो उस हिसाब से तो ये राष्ट्रीय पार्टी बन गई। लेकिन नेशनल कैरेक्टर है क्या इस पार्टी का? राष्ट्रीय स्तर पर कोई विचारधारा है क्या इस पार्टी की? हमको और आप मुझे बताइए कि UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आम आदमी पार्टी का क्या विचार है? आपको पता है? पाकिस्तान को लेकर आम आदमी पार्टी क्या सोचती है? आपको पता है? धर्मांतरण के मुद्दे पर या कुछ और दूसरे आर्थिक मुद्दों पर या यूक्रेन और रूस के युद्ध पर ही क्या सोचती है? आपको पता है? तो एक नेशनल पार्टी का एक नेशनल कैरेक्टर होता है जिसमें विचारधारा बड़ी होती है। कांग्रेस की अपनी विचारधारा है, बीजेपी की अपनी विचारधारा है और इनकी जो कहानी है ये रेवड़ी बांटने तक सीमित है। तो रेवड़ियां बांटकर आप किसको कितनी हद तक संतुष्ट कर सकते हैं और कितनी लंबी राजनीति की पारी खेल सकते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है जो आम आदमी पार्टी को लेकर उठता है। हालांकि राष्ट्रीय पार्टी बन गए, इनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। अब दिल्ली में एक दफ्तर के लिए जमीन और मिलती है, पता है ना आपको? राष्ट्रीय पार्टी के लिए और जमीन मिल जाएगी। झाड़ू इनका नेशनल स्तर पर इनका चुनाव चिन्ह घोषित हो जाएगा और कुछ और बेनिफिट्स होते हैं वो सब मिल जाएंगे। और अब मुझे लगता है केजरीवाल को आम आदमी पार्टी प्रोजेक्ट करेगी प्रधानमंत्री मोदी के अगेंस्ट में कि यही हैं जो 2024 में मोदी को टक्कर दे सकते हैं। बीच में कौन आ रहे हैं? राहुल गांधी। तो राहुल गांधी को ध्वस्त कर रहा है और मोदी से मुकाबला करना है। क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर हुआ है इस बार के चुनाव में या आगे इलेक्शंस में क्या कोई असर दिखा पाएगी? देखिए, ये बहुत अर्ली है कहना। कोई भी यात्रा होती है तो यात्रा का असर कितना हो रहा है वो यात्रा खत्म होने के बाद उसका फॉलो अप करना पड़ता है। अडवाणी जी की रथ यात्रा हुई तो उसके बाद बीजेपी को ज्यादा सीटें मिल गई तो उसके लिए फॉलो अप भी हुआ। या माओ ने 1930-35 में द ग्रेट वॉक ऑफ जो चीन में किया था तो उसका असर भी बाद में हुआ था। तो इसका बाद में असर होगा, लेकिन तत्काल रूप से इतना तो प्रभाव पड़ता मीडिया के युग में, सोशल मीडिया के युग में, कि भारत जोड़ो यात्रा पर जो राहुल गांधी निकले हैं उससे
गुजरात का उनका कार्यकर्ता तो कुछ उत्साहित होता, उनके नेता तो कुछ उत्साहित होते और उनके समर्थक भी कुछ उत्साहित होते। आखिर हमें नहीं भूलना चाहिए कि पिछले चुनाव में कांग्रेस को 1,27,00,000 वोट मिला था, बीजेपी को 1,47,00,000 वोट मिला था। मुझे नहीं लगता कि इसका असर होना चाहिए था और असर हुआ नहीं, और लेकिन इसे इस यात्रा की फेलियर से नहीं जोड़कर देखा जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी एमसीडी दिल्ली जीती, गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस हिमाचल में, यानी तीनों ही पार्टी ने कुछ ना कुछ जीता है, लेकिन तीनों में सबसे आगे कौन चल रहा है, कौन जीत रहा है? देखिए, परसेप्शन के हिसाब से, नैरेटिव के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ी जीत, और मोदी के व्यक्तिगत चमत्कार के हिसाब से देखा जाए, या बीजेपी इस जीत को किस रूप में ऑल इंडिया लेवल पर भुनाने की कोशिश करेगी जिसकी वो उस्ताद है, तो उस हिसाब से तो बिल्कुल साफ है कि बीजेपी की जीत हुई है। अब लोग, आप भी देखिए, मीडिया ने चर्चा ही करना बंद कर दिया कि एमसीडी पर बीजेपी थी और उनके हाथ से एमसीडी निकल गई। हिमाचल में उन्होंने कहा था कि हम रिवाज बदल देंगे, लेकिन नहीं बदल पाए, और गुजरात में वो अभूतपूर्व ढंग से जीत गए। तो मुझे लगता है नंबर 1 पर बीजेपी है, नंबर 2 पर केजरीवाल है, जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया और उन्होंने उपस्थिति दर्ज करा दी, और केजरीवाल को एक कुछ नेशनल लेवल पर मोदी को चुनौती देने का एक बहाना मिल गया। और कांग्रेस को तो सीखना ही सीखना है। हिमाचल की जीत से कांग्रेस ये सीख सकती है कि अगर आप इकट्ठे होकर चुनाव लड़ेंगे, अगर आप स्थानीय मुद्दों के आसपास ही पूरे चुनाव को इन्वॉल्व करेंगे, और अगर उस राज्य में जहां आप चुनाव लड़ रहे हैं वहां मुसलमानों की संख्या 10% से नीचे होगी, तो आप वहां चुनाव निकाल सकते हैं। लोकसभा इलेक्शंस 2024 में आप किसे मजबूत देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कांग्रेस कह सकती है कि पिछले 4 साल में उन्होंने देश भर में जितने विधानसभा चुनाव लड़े सब में हारे। 4 साल पहले वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान जीते थे, तो उसके बाद ये पहली जीत मिली है। और वो कह सकते हैं साहब, गुजरात में तो हम आधे अधूरे मन से लड़े थे, तो ऐसे में हार गए, करारी हार हो गई, सम्मानजनक हार होती तो ठीक होता। तो उस हिसाब से वो अपने दिल को तसल्ली दे सकती है। केजरीवाल की बात ये है कि केजरीवाल गुजरात में 12-13% वोट ले गए, 5 सीटें ले गए। अब वो क्या करेंगे कि जहां जहां कांग्रेस और बीजेपी आपस में उलझती रहे हैं, उन स्टेट्स में जाना की कोशिश करेंगे, और ताकि 2024 से पहले अपना ऑरा, अपनी हनक कुछ राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जा सके। लेकिन इसके लिए बड़ा मुश्किल है। अगले साल कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान है। छत्तीसगढ़ में वो घुसे तक नहीं है, मध्य प्रदेश में पिछली बार वो बुरी तरह से पिटे थे, राजस्थान भी बहुत बड़ा स्टेट है। तो असली चुनौती उनकी होगी कि यहाँ पर वो कैसे मुकाबला करते हैं, और बीजेपी तो गुजरात चुनाव को पूरी तरह से भुनाएगी, उसमें तो कोई दो राय नहीं। थैंक यू सो मच विजय विद्रोही जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। मैं मानसी हूँ आपके साथ, नमस्कार। This is an ABP Live podcast.